हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 7 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे गायत्री मंत्र के अंतर्गत भारत की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। तो भारत के मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन इसके बाद 4 और अनुसूचियों को जोड़ा जाता है। और इसके बाद अब वर्तमान में अगर पूछे कि भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारत में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इन 12 अनुसूचियों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर क्वेश्चन से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जो है, इसमें उल्लेख किया गया है 28 राज्य और 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो भारत के पहली अनुसूची में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में उल्लेख है शपथ संबंधी उल्लेख। ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं वो अगर शपथ लेते हैं तो वो किस अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेते हैं? तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत वो शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची में किसकी व्याख्या किया गया है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। जो विभिन्न राज्यों की राज्यसभाओं के सीट दिए गए हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में 31 सीट दिया गया है राज्यसभा में, इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों में जो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है वह संविधान के चौथी अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, यानी एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 5वीं अनुसूची में मिलता है। छठी अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। तो छठी अनुसूची में 4 राज्यों का, जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, उनका उल्लेख जो है किस संविधान अनुसूची में मिलता है? तो यह छठी अनुसूची में मिलता है। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन 4 राज्यों की जो जनजातीय प्रशासन है उनका उल्लेख जो है छठी अनुसूची में मिलता है। 7वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, मूल संविधान में पूछे कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। इसके बाद जो है 8 भाषाओं को और जोड़ा जाता है। ठीक है, कितनी भाषाओं को? तो 8 भाषाओं को और जोड़ा जाता है। तो वर्तमान में भारत में पूछे कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देख लेते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। और संविधान का पहला संशोधन कब होता है? तो 1951 में ही होता है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। और इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची का उल्लेख जो है वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। और इस 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची जो है यह कब जोड़ी गई थी? तो वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जो है यह जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों से संबंधित प्रावधान जोड़ा जाता है संविधान की 11वीं अनुसूची में। अगर बात करें कि पंचायतों से संबंधित कुल कितने विषय हैं, तो कुल 29 विषय हैं। ठीक है, तो पंचायतों के लिए कुल कितने विषय उल्लेखित किए गए हैं? तो 29 विषय उल्लेखित किए गए हैं। लास्ट अनुसूची देख लेते हैं 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी जाती है? तो 92वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा जाता है। और 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो नगर निकायों से संबंधित इसमें उल्लेख किया गया है। अगर बात करें कि नगर निकायों में कुल कितने विषय उल्लेखित हैं, तो 18 विषय हैं। नगर पंचायत का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो अगर बात करें कि नगर पंचायतों का उल्लेख किया गया है 1992 के संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज का जो है उल्लेख किया गया है। और 74वें में जो है नगर निकाय का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज में कुल कितने विषय बताए गए हैं? तो 29 विषय बताए गए हैं। जबकि नगर निकाय में कुल कितने विषय बताए गए हैं? तो 18 विषय बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने भारत की कुछ प्रमुख अनुसूचियों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम शुरू करते हैं आज के अपने 7 मार्च के करंट अफेयर के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो थोड़ी जल्दी बोलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, आप सभी को रिवीजन करना होता है, इसलिए थोड़ी जल्दी हम बोलते हैं, ठीक है। अगर कुछ गलत निकलता है या फिर कुछ अगर शब्द इधर उधर होता है तो क्षमा करें। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बॉब जॉन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइगर वुड्स को। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। बॉब जॉन्स पुरस्कार यह कौन देता है? तो यूएस गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है और अभी यह हाल ही में किस गोल्फर को दिया गया है? तो टाइगर वुड्स को बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाइगर वुड्स जो है ये 9 बार जो है यूएस गोल्फ एसोसिएशन, जिसे यूएसजीए भी कहते हैं, इसका जो है 9 बार विजेता रह चुका है और इस बार जो है इसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के मशहूर गोल्फ खिलाड़ी कौन है? आदिति अशोक। इन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। अब कुछ महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित हम देख लेते हैं कि प्रमुख खेल के ट्रॉफी कौन कौन से हैं, आप सभी को इसको बताना है। जैसे डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ये दोनों जो है किस खेल से संबंधित ट्रॉफी हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ये दोनों जो है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं राइडर कप। राइडर कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी यह किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है? तो सुल्तान जोहर कप यह हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। और डेविस कप किससे संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। इसके बाद बात करें उबेर कप और थॉमस कप, ये दोनों कप किस खेल से संबंधित है? तो ये दोनों जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ खेलों के महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, आप सभी को इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है दूसरा। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तमस सुलियोक बने हैं। कौन बने हैं? तमस सुलियोक बने हैं। इसके बारे में एक व्याख्या देख लेते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले आप सभी को पता है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो कैटलीन नोवाक बनी थी। इन्होंने अभी त्यागपत्र दे दिया है। किस कारण त्यागपत्र दिया है? क्योंकि एक आरोपी था, यौन शोषण उस पर जो है अपराध लगा था और उसे जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो इस खिलाफ जो है उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कैटलीन नोवाक जो है ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और किस खिलाफ दिया है? तो यौन शोषण का जो अपराधी था उसको बरी कर दिया जाता है, तो इसके लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस प्रकार से इस्तीफा देने के बाद तो हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तमस सुलियोक को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर बात करें कि इनकी पार्टी का क्या नाम है, तो इनकी पार्टी का नाम है फिडेज पार्टी, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर अर्बन। कौन है? तो हंगरी के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तमस सुलियोक है। और किन्होंने इस्तीफा दिया है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये हंगरी की पहली महिला हैं, कैटलीन नोवाक, ठीक है। तो नए राष्ट्रपति तमस सुलियोक हैं और पीएम कौन बने हैं? विक्टर अर्बन बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं तुवालू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तुवालू देश के नए राष्ट्रपति बने हैं फेलिटी टेओ। कौन बने हैं? फेलिटी टेओ, ये आपको याद रखना है। अब हंगरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो हंगरी की राजधानी का नाम है बुडापेस्ट। हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे पुस्ताज कहते हैं। और हंगरी में डेन्यूब नदी को क्या कहा जाता है? तो हंगरी में जो डेन्यूब नदी जब इंटर करती है तो उसे डेन्यूब नदी ना कह के उसे ग्रीन नदी कहते हैं, ठीक है। कौन सी नदी कहते हैं? तो उसे ग्रीन रिवर कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा शहरों से गुजरने वाली नदी कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डेन्यूब नदी, ठीक है। तो डेन्यूब नदी से जो है विभिन्न शहर गुजरते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न है हमारा। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो रीसा जो है क्या है? यह आदिवासी पोशाक है, इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा, ठीक है। तो रेसा
आदिवासी पोशाक किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो रीसा क्या है? यह आदिवासी पोशाक है। यह महिलाओं का एक प्रमुख वस्त्र है जो कि त्रिपुरा से संबंधित है। और अगर बात करें कि त्रिपुरा के किस जिले से संबंधित है, तो गोमती जिला से संबंधित है। और यहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं उनके प्रमुख वस्त्र को रीसा कहा जाता है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगर बात करें कि त्रिपुरा के सीएम कौन है, तो वर्तमान में त्रिपुरा के सीएम हैं डॉक्टर मानिक शाह। अभी जो है अगर बात कर लेते हैं कि जीआई टैग का एक्ट कब आया था, तो जीआई टैग का एक्ट आया था 1999 में। और इसे लागू कब किया गया था, तो 2003 में लागू किया गया था। पहली बार जीआई टैग जो है कब दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था। किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और यह किसका है, तो यह वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले कल की क्लास में हमने पढ़ा था सिल्वर फिलिग्री को जो है जीआई टैग दिया गया है। और यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह उड़ीसा से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण सीएम के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के जो भी हाल ही में सीएम नियुक्त हुए हैं उनका क्या नाम है। तो सबसे पहले आप बताएंगे तेलंगाना के नए सीएम कौन बने हैं। तेलंगाना के नए सीएम कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेवंत रेड्डी हैं। ठीक है, कौन है, तो रेवंत रेड्डी हैं, ये आपको याद रखना है। मिजोरम के सीएम कौन है, तो मिजोरम के सीएम बने हैं लाल दुहमा। कौन बने हैं, लाल दुहमा बने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के सीएम कौन बने हैं, तो महाराष्ट्र के सीएम बने हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे बने हैं। जबकि मध्य प्रदेश के कौन सीएम बने हैं, तो ये बने हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश के कौन बने हैं, मोहन यादव बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान के सीएम कौन बने हैं, तो राजस्थान के सीएम बने हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा भजन लाल। राजस्थान के कौन बने हैं, तो भजन लाल बने हैं। इसके बाद झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं, तो चंपई सोरेन बने हैं। कौन बने हैं, चंपई सोरेन बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, तो वो बांग्लादेश है। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा प्रश्न है हमारा। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। देश का पहला है और विश्व का भी यह पहला है। ठीक है, सॉरी, यह देश का पहला है और एशिया का भी पहला है। और इसका क्या नाम है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है बिहार में। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। तो एशिया और देश का, यह एशिया महाद्वीप का और भारत का पहला है, जिसका नाम है गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, तो राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन अनुसंधान का जो है अनुसंधान का शुभारंभ नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। किस जगह पे, पटना के ज्ञान भवन में इसका शुभारंभ किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, अभी जो है कुछ दिनों पहले इसको भी आपको याद रखना है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का शुभारंभ किया गया है भागलपुर बिहार में। ठीक है, इसको तो साथ साथ में इसको भी याद रखना है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो भागलपुर बिहार में किया गया है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो पटना में किया गया है। स्पेशली जगह पूछे तो ज्ञान भवन में नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब डॉल्फिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम सभी याद कर लेते हैं। जैसे हो जाता है कि गंगा डॉल्फिन यह जो है दृष्टिहीन होती है। ठीक है, इसे दिखाई नहीं देता है, ये अंधी होती है। अगर बात करें कि डॉल्फिन जो है यह किस प्रकार का जीव है, तो यह स्तनधारी जीव है। अगर बात करें कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा होता है, तो व्हेल मछली होती है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को जो है प्यार से लोग इसे सूसू भी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश और असम का राजकीय जलीय जीव कौन सा है, तो यह गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट है हमारा 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किसको, गंगा डॉल्फिन को किया गया। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को जो है 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसलिए 5 अक्टूबर को हर साल जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है इसके अनुच्छेद 1 में, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार अनुच्छेद 1 में डॉल्फिन मछली का शिकार करना वर्जित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अनुच्छेद 1 में जो है गंगा डॉल्फिन मछली का जो है शिकार करना निषेध बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है।
हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में हुआ है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो पीएम मोदी जी के द्वारा देश की पहली अंडर वाटर रेल मेट्रो सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो इसका शुभारंभ किया गया है कोलकाता हुगली नदी में। ठीक है, कोलकाता हुगली नदी में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत पीएम मोदी जी के द्वारा की गई है। ठीक है, और यहीं पर जो है हावड़ा में ही सबसे अधिक गहराई में मेट्रो स्टेशन भी स्थापित किया गया है। तो ये भी साथ में आपको याद रख लेना है। देश का सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? हावड़ा में स्थापित किया गया है। और देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा किस नदी पर शुरू की गई है? तो हुगली नदी पर शुरू की गई है। और किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर शुभारंभ किया गया? तो कोलकाता में। ठीक है, अब देख लेते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया था कि सुदर्शन ब्रिज, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? अटल सेतु, इन दोनों का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? ठीक है, तो सुदर्शन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। अगर बात करें कि यह ब्रिज जो है, सुदर्शन ब्रिज जो है, यह केबल से निर्मित है। ठीक है, तो यह केबल यानी तारों से निर्मित देश का पहला ब्रिज कौन सा है? तो सुदर्शन ब्रिज है, जिसका शुभारंभ गुजरात में किया गया है। अब बात करते हैं अटल सेतु, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। अगर स्पेशली जगह पूछे तो किस जगह से और किस जगह से किस जगह के बीच में यह बनाया गया है? तो समुद्र पर बना सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है? तो अटल सेतु है। यह कहाँ पर बनाया गया है? तो महाराष्ट्र में बनाया गया है। अगर स्पेशली जगह पूछे तो मुंबई से नवी मुंबई के बीच में जो है अटल सेतु को बनाया गया है। ठीक है, जो कि समुद्र पर बना भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। अगर बात करें इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, यह मुंबई से नवी मुंबई के बीच 21.8 किलोमीटर है। यह भी साथ में आपको याद रख लेना है। अगर मैंने बताया कि यह समुद्र पर बना सबसे बड़ा ब्रिज है। अगर बात करें कि नदी पर बना सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो नदी पर बना सबसे बड़ा पुल है आपका, इसका सही जवाब, इसका नाम हो जाता है भूपेन हजारिका। ठीक है, नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? तो भूपेन हजारिका है, जिसे जो है क्या कहते हैं? इसे धोला सादिया पुल भी कहते हैं। भूपेन हजारिका कहते हैं या फिर धोला सादिया पुल भी कहते हैं, जो कि असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ठीक है, तो नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका, जिसे धौला सादिया पुल भी कहते हैं। यह असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। इसकी टोटल लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, तो नदी पर भूपेन हजारिका और समुद्र पर अटल सेतु, ये दोनों आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गहराई नापने का यंत्र। ये आप सभी के लिए प्रश्न है, गहराई नापने का कौन सा यंत्र होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैदोमीटर। फैदोमीटर से जो है गहराई नापी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। ठीक है, यांगटीसी नदी है और इसी नदी पर, यांगटीसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डैम बनाया गया है, जिसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम। ठीक है, थ्री जॉर्ज डैम जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो यांगटीसी नदी पर बनाया गया है। यांगटीसी नदी किस देश में है? तो चीन में है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रैंड कैनियन किस नदी पर बना है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर बना है और यह नदी किस देश में है? तो आप सभी को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन किस नदी पर बना है? तो कोलोरेडो नदी पर। किस नदी पर? कोलोरेडो नदी पर बना है और यह नदी जो है किस देश में है? तो यूएसए में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नासिर बांध। अगर बात करें नासिर झील और आसवान बांध, यह किस नदी पर बने हैं? तो नासिर झील और आसवान बांध यह नील नदी पर बना है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि मिस्र में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले हिंदी में देख लेते हैं। मैंने बताया कि जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसे इंग्लिश में याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेशन स्पेस प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर। इसे आप देखेंगे तो इंडियन से हो जाएगा आई, इंडियन का आई ले लेंगे और नेशन का एस ले लेंगे तो इन हो जाएगा और बाकी स्पेस। ठीक है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में इन स्पेस भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो 2020 में होती है। ठीक है,
इन स्पेस का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अंतरिक्ष विभाग में क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी। अंतरिक्ष में कोई कार्य का क्रियान्वयन करना होता है तो उसके लिए एक एजेंसी स्थापित की गई है जिसका नाम है इन स्पेस एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2020 में हुई थी। इन स्पेस के तहत ही सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? सॉरी, मैंने वहाँ पे आपको गोवा बता दिया था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो इन स्पेस के तहत जो है सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में किया गया है। ठीक है, अगर बात करें इन स्पेस के वर्तमान हेड कौन है? तो पवन गोयनका है। कौन है? पवन गोयनका जी जो है इन स्पेस के हेड हैं। ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। अब आप सभी के लिए जो है प्रश्न है, आप सभी को ध्यानपूर्वक प्रश्न देखना है और इसका सही जवाब बताना है। VSS यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यह कहाँ पर स्थापित है? तो यह तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थापित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगर बात करें APJ अब्दुल कलाम द्वीप, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अगर बात करें कि इसका पुराना नाम क्या था, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? तो इसका नाम था व्हीलर द्वीप। नेक्स्ट देख लेते हैं बार्क। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। कहाँ पर की गई है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में की गई है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च करेंगे? तो समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसके लिए व्याख्या देखते हैं, तो समग्र कृषि विकास कार्यक्रम यह लॉन्च किया गया है PM मोदी जी के द्वारा। किस जगह पे? तो श्रीनगर के, स्पेशली जगह पूछे कहाँ से किए हैं, तो बक्सी स्टेडियम से किए हैं, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। इसके लिए जो है समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के लिए कितने रुपए का प्रस्ताव किया गया है? तो 5,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है PM मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है यह स्टेट पहले था, यह जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन इसे UT यानी केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। तो इसी के साथ जो है जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी अलग करके UT बना दिया जाता है। और लद्दाख में जो है 2 जिले हैं, एक तो है आपका लेह और दूसरा है कारगिल। लेह जो है यह लद्दाख की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कब बनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर 2019 को। अब देख लेते हैं दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। राजकीय पशु जम्मू कश्मीर का क्या है? तो हंगुल है। जम्मू कश्मीर का डांस क्या है? तो रऊफ, हिकात, डफ, ये जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण डांस हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल कौन कौन से हैं? तो कंछौत, ट्यूलिप, खीर भवानी मेला, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर के प्रमुख फेस्टिवल हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां प्रश्न। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोवा में चोल का उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, तो नौसेना युद्ध कॉलेज यह जो है एक जहाज था, इंडियन नेवल शिप यानी जिसे INS कहते हैं, इसको जो है नौसेना युद्ध कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया है। इस INS का क्या नाम है? तो मांडवी है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। ठीक है, नौसेना युद्ध कॉलेज में जो है प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगर बात करें कि जो है नौसेना युद्ध कॉलेज में जो है प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो चोल राजवंश था यह प्राचीन समय से ही समुद्र पर इसका प्रभावशाली संपन्नता थी। ठीक है, तो समुद्र पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली संपन्नता किस राज्य की थी? तो चोल राजवंश की थी। तो इसी के नाम पर जो है प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल नाम रखा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर बात करें कि नेवी के अध्यक्ष
नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आर हरि कुमार हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। यह जो है किस राजवंश के द्वारा बनाया गया है? तो यह चोल राजवंश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगर बात करें कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के स्पेशली किस जगह पे है? तो तंजावुर में है। और बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया है? तो चोल राजवंश के द्वारा बनाया गया है। चोल राजवंश के राजा राज प्रथम के द्वारा यह मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो बिग टेम्पल है। अगर बात करें कि यह यूनेस्को में शामिल है कि नहीं शामिल है, तो यह शामिल है। ठीक है, तो यूनेस्को में शामिल है बृहदेश्वर मंदिर, तो हाँ शामिल है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां प्रश्न। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने करी है? तो सुख से हो जाएगा सुक्खू, और सुक्खू जो है किस राज्य के सीएम हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ऐसे आपको याद रख लेना है। तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इसके तहत जो है 18 वर्ष से 60 वर्ष की जो माताएं बहनें हैं उनको जो है प्रतिमाह 1500 रुपये दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इसके तहत जो है इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की माता जो बहनाएं होंगी उनको 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं आज का। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? तो डाक सेवा के माध्यम से वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है केंद्र सरकार के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो डाक सेवा के लिए यानी डाक पत्र के माध्यम से वोट डालने की उम्र पहले कितनी थी? तो 80 वर्ष थी, लेकिन अब जो है कितना निर्धारित किया गया है? तो 85 कर दिया गया है। इसके तहत जो है जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे, जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे या वरिष्ठतम नागरिक होंगे, जो चलने फिरने में असमर्थ होंगे या फिर जो कोविड पॉजिटिव होंगे, तो इन सभी व्यक्तियों के लिए जो है डाक पत्र की सुविधा अवेलेबल करवाई जाती है, जिसके माध्यम से जो है व्यक्ति वोट डाल देता है। ठीक है, तो उस समय उसकी एज कितनी रखी गई थी? तो 80 वर्ष रखी गई थी, लेकिन अब वर्तमान में इसकी उम्र 5 वर्ष बढ़ा के 85 वर्ष कर दी गई है। अगर बात करें कि जो है ये 85 वर्ष जो बढ़ाई गई है, इसके लिए संविधान में कोई संशोधन किया गया है? तो संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके तहत न्यूनतम संचालन नियम एक बनाया गया था 1961 में, इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसमें संशोधन कहाँ पर किया गया है? तो न्यूनतम संचालन नियम एक प्रकार का प्रस्ताव बनाया गया था, तो उसी में जो है 1961 में बनाया गया था, तो उसी के तहत जो है इसमें 85 वर्ष जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदों पर, जैसे आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी के चुनाव के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35। ठीक है, तो 35 वर्ष आपका होना जरूरी है। राज्यपाल और राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन तीनों को जो है अगर इन तीनों के पद पर आपको नियुक्त होना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और इसके बाद राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं वोट डालने के लिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे प्रश्न भी पूछा जाता है। वोट डालने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले कितना था? तो पहले 21 वर्ष था, लेकिन अब कितना है? तो 18 वर्ष है। ठीक है, और अगर बात करें कि 21 से 18 वर्ष किस प्राइम मिनिस्टर के समय में किया गया था, तो राजीव गांधी के समय में जो है यह उम्र कम किया गया था। ठीक है, अगर बात करें कि संविधान में कौन सा संशोधन करके 21 से 18 वर्ष किया गया था, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई थी। अगर सन पूछे किस सन में किया गया था, तो 1989 में। ठीक है, 1989 में जो है वोट डालने की उम्र जो है 21 से 18 वर्ष की गई थी। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो राजीव गांधी जी थे। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन किया गया है। अब बात करते हैं लोकसभा
में एमपी बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का एमपी बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और पीएम बनने के लिए भी कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें राज्यसभा का एमपी बनने के लिए न्यूनतम आप कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, या ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं एमएलए बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो एमएलए बनने के लिए या फिर लोकसभा एमपी बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा का एमपी बनने के लिए या फिर एमएलए बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और सीएम बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये भी 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा एमएलसी, जिसे जो है क्या कहते हैं? विधान परिषद सदस्य। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने आज के प्रश्न में गायत्री मंत्र और कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होने के लिए आपकी उम्र और करंट अफेयर क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी भी कलेक्ट कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।